हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिता इजी लर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की बुक जो रिमझिम वाली है, उसका पाठ 1 राग की रस्सी, जिसके अंदर हम एक ऐसी बुद्धिमान चालाक लड़की के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कैसे अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का प्रयोग करके कैसे गुत्थी को सुलझाती है। ऑलराइट, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गंपो के मंत्री थे। यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है तिब्बत की। तिब्बत क्या है? ये हमारे सबसे ऊंची इलाका हम आ जाता है, जिसे हम कहते हैं तिब्बत, जहाँ पर हमारे पहाड़, माउंटेन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर ये तिब्बत शहर होता है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं और वहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर बना हुआ होता है, तो वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तिब्बत के एक 32वें राजा थे। कौन थे? लोनपोगार। लोनपोगार कौन थे? तिब्बत के 32वें राजा थे। सोनगवसेन गंपो के मंत्री थे, यानी कि जो वहाँ के राजा होंगे उसके मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी मतलब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल कोई पूछे तुरंत उसका जवाब दे देना, तो उसे हम कहते हैं हाजिर जवाबी। तो जो लोनपोगार थे वो अपनी चालाकी के लिए और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लोग उनको बहुत अच्छे से जानते थे कि हाँ, ये आदमी बहुत चालाक है, ये बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी है। कोई उनके सामने टिकता ना था, यानी कि वो इतने ज़्यादा तेज़ थे, इतने ज़्यादा हाजिर जवाब, इतने ज़्यादा चालाक थे कि कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। मतलब अभी तक तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, बट जैसे जैसे उनका बेटा कैसा बड़ा हुआ, ठीक है, तो उनकी चिंता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? मतलब पहले जब उनका बेटा छोटा था उनको कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनको टेंशन होने लगी, परेशान होने लगे, चिंतित होने लगे। तो चिंता किस बात की थी उनको? परेशानी किस बात की थी? क्योंकि जो उनका बेटा था बहुत ज़्यादा भोला था, और आजकल ज़माना कैसा है, लोग कैसे बहुत चालाक हैं। वो बहुत ज़्यादा भोला था, कोई भी उसको ठग कर चला जाता या कोई भी उसको बेवकूफ़ बना देता। ठीक है, कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता था। इसी बात को सोचकर जो राजा लोनपोगार हैं वो बहुत परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे कि मैं अपने बेटे का भोलेपन का क्या करूं कि मेरा बेटा थोड़ा चालाक हो जाए। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें के देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। मतलब लोनपोगार क्या करता है, एक तरकीब लगाता है, यानी कि एक प्लान बनाता है कि अब मैं अपने बेटे को 100 भेड़े के साथ शहर भेजूँगा, जिससे कि उसको थोड़ी सी अकल आएगी, थोड़ा सा उसके अंदर दिमाग बढ़ेगा कि मुझे इसका इस्तेमाल कैसे, कब और कहाँ करना है। ठीक है, तो लोनपोगार ने क्या करा, एक दिन अपने बेटे को 100 भेड़े दिए और उससे कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इसको मारना भी नहीं है और इसको बेचना भी नहीं है। मतलब वो 100 भेड़ तो देगा उसको, लेकिन वो उसको ना तो मार सकता है ना ही उसको बेच सकता है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। ठीक है, मतलब बिना मारे और बिना बेचे वापस लेकर आना है। इन 100 भेड़ों को वापस लेकर आना है, वो भी जौ के 100 बोरों के साथ, वरना तो मैं तुम्हें घर में घुसने ही नहीं दूंगा। ऐसा किसने कहा? लोनपोगार ने कहा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया, यानी कि शहर की तरफ भेज दिया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच जाता है, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही नहीं थे, क्योंकि उसके पापा ने, लोनपोगार ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें 100 भेड़ें दे रहा हूं, तो तुम 100 भेड़ें तो लेकर आओगे वापस शहर में, लेकिन उसके साथ ही 100 जौ के बोरे भी खरीद कर लेकर आओगे। बट उसके पास पैसे तो थे ही नहीं, तो वो 100 जौ के बोरे कैसे खरीदेगा? ठीक है, वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क पर किनारे पर बैठ गया।
ठीक है। सोचते हुए वैसे सड़क के किनारे पर फुटपाथ पर बैठ गया, मगर कोई उसको हल समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वो 100 बोरे के जौ खरीदे, है ना। वह बहुत ही दुखी हो गया, परेशान हो गया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई और कहती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। ठीक है, वो लड़की उससे बोलती है कि क्या बात है। लोनपोगार के बेटे से बोलती कि तुम क्यों इतने दुखी हो। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, यानी कि उसने अपनी पूरी स्टोरी सुना दी कि मेरे पापा ने मुझको 100 भेड़ों के साथ भेजा है और उसको मारने के लिए भी मना करा है। ना तो मैं उसको बेच सकता हूँ, लेकिन मैं घर तभी वापस जा सकता हूँ जब मैं जौ की 100 बोरे खरीद लूँ। लेकिन ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सब सुनकर लड़की कहती है, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिए और जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। इससे क्या हुआ, लड़की ने चालाकी क्या दिखाई, उसने ना तो भेड़ों को मारा और ना ही भेड़ों को बेचा, और उसने जौ की बोरियां भी खरीद ली। 100 कैसे खरीद ली उसने भेड़ों की बाल उतारे और उसको बाज़ार में बेचे। ठीक है, जो भेड़ होती हैं उनके बाल बहुत ही महंगी कीमतों पर बिक जाते हैं, तो उसने उन्हीं को बेचा और उससे ही जौ के 100 बोरे खरीद लिए। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ना तो उसने भेड़ों को मारा और ना ही भेड़ों को बेचा। बिना मारे और बिना बेचे उसने जौ की 100 बोरियां खरीद ली, तो उसको क्या लगा कि उसके पिता लोनपोगार बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आप बेइज्जती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए और दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटोगे। यानी कि लोनपोगार ने क्या कहा, उसने फिर से अपने बेटे को भेड़ों के साथ भेजा और वापस से वही शर्त रखी कि तुमको 100 बोरों के साथ ही लौटना है, वरना तुम नहीं लौटोगे। और इस बार उसने क्या कहा कि जो उसके बाल थे उनको बेचना भी नहीं है। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह बैठा। निराश मतलब परेशान, ठीक है। तो लोनपोगार का बेटा फिर से उसी शहर में जाता है, फिर से उसी जगह बैठता है। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए फिर से ज़रूर आएगी, क्योंकि पिछली बार भी उस लड़की ने ही उसकी हेल्प की थी। तो इसलिए उसको ऐसा लगता है कि इस बार भी मुझे वो लड़की काश मिल जाए और काश मेरी मदद हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई। ठीक है, तो क्या होता है, वो लड़की फिर से आती है, उसने अपनी मुश्किल फिर से सुनाई, सारी बात उसने फिर से बताई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगे, उसने उस लड़की को बताया। ठीक है, उसने क्या बताया लड़की को, उसने उस लड़की को बताया कि उसके पापा अब उसको बिना 100 जौ के बोरे लिए घर में घुसने नहीं देंगे। तो लड़की ने सोचकर बोला कि एक तरीका है, क्योंकि लड़की थी तो चालाक, है ना। तो उसने अपनी चालाकी दिखाई और एक आइडिया दिया उसको। उसने कहा, उसने भेड़ों के सींग काट दिए। ठीक है, जो भेड़ों के सींग थे, पिछली बार उसने क्या कहा था, भेड़ों के बाल बेच दिए थे। इस बार उसने क्या कहा, भेड़ों के सींग काट दिए और उन्हें बेचकर जो पैसे मिले उनसे 100 बोरे खरीद दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, उसके बाल भी, जो भेड़ के बाल थे वो भी नहीं बेचे, ना ही भेड़ को बेचा, ना ही भेड़ को मारा। सारी शर्तें मंजूर थी लोनपोगार की। ठीक है, और बदले में 100 जौ की बोरियां भी खरीद ली। तो बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर वो लड़की चली गई और उस लड़के को घर भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत ही खुश था, क्योंकि इस बार उसको पूरा यकीन था कि लोनपोगार के पिता उससे बहुत खुश होंगे। तो उसने अपनी विजय भाव से सारी कहानी सुना दी अपने पिताजी से, अपने पापा से, लोनपोगार से सारी बात बता दी कि कैसे कैसे उसने इस 100 जौ की बोरियों का इंतज़ाम किया।
तो ये सब सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। क्योंकि जो लोनपोगार था वो एक तरीके से लड़की की चालाकी से बहुत चकित हो गया, बहुत शॉक्ड हो गया कि वो लड़की आखिर कितनी शातिर और कितनी चालाक है वो लड़की, ठीक है। क्योंकि उसने अपने बेटे को शहर किस लिए भेजा था, ताकि वो भोलेपन से छुटकारा मिले उसको और थोड़ा सा चंड चालाक और चतुर बने, ठीक है। बट उस लड़की ने उसकी पूरी सहायता की और उस लड़की ने उसने एक से एक उसको दिमाग दिया, चालाकी दी। तो वो उस चालाक लड़की से तो वही लोनपोगार जानना चाहते थे कि क्या वाकई में वो लड़की इतनी चालाक है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा काम दिया उस लड़की को जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों आप ही बताइए, क्या राख की कोई रस्सी बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। राख तो अगर हम छुएंगे उसको, कैसी होती है राख? जब जला कोई चीज़ जलाई जाती है तो जलकर राख हो जाती है, उसको हम टच नहीं कर सकते। मतलब टच कर सकते हैं बट वो हमारे हाथ में नहीं आएगी, राइट। तो उसने लोनपोगार ने इसी चिढ़ के मारे या फिर इसी चौंक गए वो, जिससे कहते हैं हम, उसकी वजह से उन्होंने क्या कहा कि उस लड़की से बोलो कि राख की रस्सी बनाए। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिताजी का संदेश वापस से दोहराया, यानी कि लोनपोगार के बेटे ने लड़की के पास जाकर उसके पिता की सारी शर्तें बताईं। कि लड़की ने कहा कि मैं बना दूंगी राख की रस्सी, बट मेरी एक शर्त है, ठीक है। तो लड़की ने क्या कहा? लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले पे पहननी होगी, ठीक है। देखो अब लड़की कितनी चालाक है। अब आप ही बताइए, क्या राख की रस्सी को हम हाथ में उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, तो उस सर पे कैसे पहनेंगे, ठीक है। लोनपोगार ने अपनी अलग चालाकी दिखाई लड़की से, बट लड़की लोनपोगार से भी बहुत ज़्यादा चालाक थी, ठीक है। तो उसने क्या कहा, मैं रस्सी बना तो दूंगी लेकिन मैं तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनानी ही असंभव है, ऐसी रस्सी बनेगी ही कैसे, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। क्योंकि लोनपोगार को लगा कि ऐसी राख की रस्सी तो बनाई ही नहीं जा सकती, तो पहनूंगा क्या मैं, है ना। तो उसने कहा कि जब ऐसी कोई शर्त या फिर ऐसी कोई रस्सी बन ही नहीं पाएगी तो मैं पहनूंगा ही क्या, तो शर्त मंजूर करने में क्या हर्ज है। तो इसलिए लोनपोगार ने इस लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। क्योंकि लोनपोगार ने क्या शर्त रखी थी कि लड़की से बोलो कि राख की रस्सी बनाए। तो राख की रस्सी बनाने के लिए उसने क्या करा, उसने 9 हाथ लंबी रस्सी को लिया और पत्थर पर सिल पर रखकर जला दिया। क्योंकि राख कैसे बनती, जलाने के बाद ही बनती है। तो उसने रस्सी को लिया, सीधा रख दिया और उसको जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई, ठीक है। रस्सी को उसने सीधा रख के जला दिया, ठीक है, और रस्सी के आकार की राख बच गई, ठीक है। तो रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। जिस सिल पर उसने रस्सी को जलाया था वो पूरी सिल उठाकर लोनपोगार के पास ले गई और उसको ये पहनने के लिए कहा। क्योंकि शर्त क्या रखी थी उसने लोनपोगार के सामने, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि आपको राख की रस्सी पहननी पड़ेगी गले में। तो लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी भी धरी की धरी रह गई। इससे क्या प्रूव होता है बच्चों? इससे ये पता चलता है कि लड़की कितनी ज़्यादा चालाक, तेज़ और समझदार वाली लड़की है ना। कितने सूझबूझ के साथ उसने लोनपोगार की चालाकी को भी हरा दिया। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। क्योंकि लोनपोगार क्या चाहता था, लोनपोगार चाहता था उसके जाने के बाद उसके बेटे का जीवन अच्छे से बीते। उसको टेंशन रहती थी, हमेशा चिंता लगी रहती थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटे का क्या होगा। क्योंकि उसका बेटा कैसा था, बहुत ज़्यादा भोला और सीधा था। लेकिन अगर उसके साथ चालाक और समझदार उसकी बीवी होगी
तो उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़की के साथ कर दी। तो बच्चों, ये था आपकी रिमझिम वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 राख की रस्सी, जो कि हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया? कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ें हों, आप मुझसे कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। यानी कि जो तिब्बत के मंत्री थे, लोनपोगार थे, वो अपने बेटे के भोलेपन से बहुत परेशान रहते थे। तो तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तो बच्चों, आपने स्टोरी पढ़ी है, कविता पढ़ी है अभी आपने जस्ट, तो आप बता सकते हैं कि जो लोनपोगार थे वो किस किस बारे में सोचकर परेशान रहते थे। तो देखिए, इसके उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे। तो लोनपोगार को क्या परेशानी रहती थी, क्या टेंशन रहती थी? वो यही टेंशन में रहते थे कि कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन, यानी कि बहुत ज़्यादा भोला था उनका बेटा, तो कहीं उनके जीवन रूपी नाव को डुबा ना दे। वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, यानी कि अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी करने से तैयार ही ना हो। तो यही सारी बातें सोचकर लोनपोगार बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? मतलब अब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ये पूछ रहे हैं अगर आप लोनपोगार की जगह होते और अगर आपका बेटा या बेटी जो भी है अगर इतना भोला होता तो आप उसकी जगह क्या उपाय करते, कैसे उसको समझदार बनाते? तो आप आंसर में लिख सकते हो कि मेरे रोज़ उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती। यानी कि थोड़ी देर अपने पास बिठाकर अपने बच्चे को थोड़ा सा चालाकी वाली चीज़ें बताती कि कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, है ना, किस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, है ना। उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती और उसके परीक्षा यानी कि टेस्ट लेती। ठीक है, आप किसी को चालाक और तेज़ कैसे बना सकते हो? जब आप उसको समझाओगे उस चीज़ के बारे में। ठीक है, जब आप उससे सवाल करोगे, जब वो आपको सामने से कोई जवाब देगा, फिर आप उसके जवाब को और बेहतर तरीके से आप उसको बताएंगे, जब तो आप उसके बना सकते हैं ना तेज़। तो अगर आप तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो आप ऐसा करते। इसके अलावा भी आप अपने जवाब लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। यानी कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेजा था। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? आपने अभी स्टोरी पढ़ी है ना, अभी मैंने आपको कहानी सुनाई है, तो आप क्या बता सकते हैं कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था और शहर ही क्यों भेजा? इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने, ताकि वह शहर में जाकर चंट और चालाक बन सके। ऑलराइट, अगला प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही क्यों भेजा? मतलब शहर में ही क्यों भेजा, मतलब भेड़ों के साथ शहर ही क्यों भेजा? और भी तो कहीं भेज सकता था ना, तो उसका आपको जवाब देना है। तो इसका उत्तर है, ठीक है, शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ठीक है, तो मंत्री ने जो लोनपोगार है उसने क्यों भेजा अपने बेटे को शहर? उसने शहर इसलिए भेजा क्योंकि शहर के लोग कैसे होते हैं, थोड़े चंट चालाक होते हैं, होशियार होते हैं और समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, है ना। ऐसे लोगों के बीच में रहकर भोला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। कहते हैं ना कि जैसा आपका दोस्त होगा आप वैसे ही बनोगे, यानी कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे इंसान के साथ आप रहोगे वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। वैसे ही अगर आप जैसे बेवकूफ़ इंसान के साथ रह रहे हो ना, पागल इंसान के साथ, तो आप भी पागल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप किसी अच्छे स्टूडेंट के साथ क्लास में बैठते हो तो आप भी एक अच्छे स्टूडेंट में आने लग जाओगे, आपका भी दिमाग बढ़ेगा उसको देख के, है ना। तो यही लोनपोगार ने दिमाग लगाया और अपने बेटे को शहर भेजा ताकि अच्छे लोगों के साथ रहकर उनका बेटा भी अच्छा और होशियार बने। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा।
ओके बच्चों, यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी बता दी इस चैप्टर के। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।